हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। आज का सेशन हमारा बिहार शिक्षक भर्ती की सोशल साइंस का SCRT क्लास 6 का है, जो हम आज पढ़ेंगे। तो बिना देर करे हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला अध्याय है विविधता की समझ। विविधता की समझ क्या है? विविधता के आधार पर, मतलब एक ही चीज के अलग अलग रूप जो होते हैं उसको विविधता कहते हैं। अब जैसे खान पान पर, दूसरा रहन सहन पर, तीसरा है पहनावे पर, वेशभूषा पर, त्योहार पर, जीवन यापन आदि पर विविधता के आधार क्या है? तो खान पान पर जो विविधता है, जैसे कि लिट्टी चोखा बिहार में खाया जाता है, मछली चावल पश्चिम बंगाल में, इडली डोसा दक्षिण भारत में। त्योहार के आधार पर विविधता क्या है कि छठ पर्व बिहार का है, सरहुल झारखंड, ओणम केरल, लोहड़ी पंजाब, अटकल पोंगल केरल का है और पोंगल तमिलनाडु का। ये आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा, एक अटकल पोंगल और एक पोंगल। ये प्रश्न पूछता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अटकल पोंगल और पोंगल दोनों अलग अलग जगहों पर मनाया जाता है। और अगला है जल्लीकट्टू, ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला है भाषा। पहला पॉइंट है पूरे भारत में 1652 प्लस भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ये आपको पता होगा। 8वीं अनुसूची में भाषा 22 और आर्टिकल है 341 1 से 351 तक ये आर्टिकल है। अगला 22 वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं उल्लेखित थी। जो हमारा पहले का मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं उल्लेखित थी। देख लेते कौन कौन सी। पहला बांग्ला, दूसरा गुजराती, तीसरा हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, असमिया। ये मूल संविधान की 14 भाषाएं पहले उल्लेखित थी। अगला है, माफ कीजिए थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। अगला है संविधान संशोधन के बाद 8 भाषाएं जोड़ी गई, पहले 14 थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसमें भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी। तो ऐसे प्रश्न बन सकता है कि 21वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई? वह थी सिंधी। अगला संविधान संशोधन था 71वां संविधान संशोधन, जो हुआ 1992 में। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, पहला नेपाली, दूसरा मणिपुरी, तीसरा कोंकणी। अगला संविधान संशोधन जो हुआ था 92 का संविधान संशोधन 2003 में, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो 14 प्लस 8 भाषाएं जो बाद में जोड़ी गई, वो मिलाकर 22 भाषाएं वर्तमान में हैं। अगला हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा की बैठकें। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 में फ्रेंच प्रथा के अनुसार हुई। अब इसकी प्रथम बैठक संविधान सभा की हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे श्री सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी नहीं अस्थायी थे, याद रखिएगा। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 में हुई और संविधान सभा के उस समय स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 में। उद्देश्य प्रस्तावित पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा
जिसमें 22 जनवरी 1947 को मंजूरी मिल गई थी। अगला है पॉइंट कि 26 नवंबर 1949 तक 11 अधिवेशन सत्र हुए। अगला पॉइंट है 165 दिनों तक बैठक हुई। अगला 114 दिन बहस किस पर, संविधान बनाने पर। चौथा अधिवेशन जो था तिरंगे झंडे की स्वीकृति के लिए था, जो 22 जुलाई 1947 को मिली। तो यहाँ पर पूरा सा नहीं दिख रहा होगा, झंडा दिवस हमारा मनाया जाता है 22 जुलाई को। अगला पॉइंट है 10वां अधिवेशन प्रस्तावना का अंतिम रूप था। नेक्स्ट है संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी। द्वितीय उपाध्यक्ष थे VT कृष्णाचारी। अगला है संविधान सभा के वाचन, कुल 3 वाचन हुए। याद रखिएगा संविधान सभा में कुल 3 वाचन हुए। पहला ये नंबरिंग है, इसे आप ये कुछ मतलब ये दो बार नंबरिंग पड़ गई थी लिखने में। पहला था 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा था वाचन कि 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा हुआ 14 नवंबर 26 नवंबर 1949 तक। ये थे संविधान सभा के 3 वाचन। अगला पॉइंट है संविधान की प्रस्तावना व उद्देशिका। थोड़ा अब यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िएगा। क्या है कि संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव उद्देशिका प्रस्तुत की। मतलब क्या था, इस प्रकार से संविधान तैयार किया जाना चाहिए। मतलब उस समय जवाहरलाल नेहरू ने एक जैसे नहीं फॉर्मेट दिया था संविधान का कि संविधान अगर तैयार हो तो इस बेस पे तैयार हो। तो ये था उनका उद्देशिका या उन्होंने प्रस्तुत की। अगला क्या पॉइंट है, संविधान सभा ने अपनाया था 22 जनवरी 1947 को। किसे, उद्देश्य का या प्रस्तावना को। कब अपनाया था, 22 जनवरी 1947 को, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। संविधान सभा के जो सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने ये कहा था। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि संविधान की जो उद्देशिका प्रस्तावना को जो संविधान की आत्मा कहा है वो किसने कहा है, तो पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। किसे कहा है, संविधान की आत्मा प्रस्तावना व उद्देशिका। यहाँ पे पॉइंट्स हैं, बहुत ध्यान से पढ़िए। उद्देशिका व प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। किसने कहा, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। संविधान का कुंजी नोट भी और संविधान की कुंजी ये अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि उद्देशिका प्रस्तावना को प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया था और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। अगला है संविधान को अंगीकृत व पारित कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है प्रस्तावना या उद्देशिका। हम भारत के लोग व जनता से जो शुरुआत हुई है वो उसकी शुरुआत क्या हुई है, शब्दों से इसी लाइन से शुरू हुई कि हम भारत के लोग या जनता से प्रस्तावना व उद्देशिका की शुरुआत हुई है। क्या है प्रस्तावना, संविधान के स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य क्या है प्रस्तावना में, ये देखते हैं। संविधान के जो स्रोत है हम भारत के लोग व जनता। स्वरूप में क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणराज्य या गणतंत्र।
अब उद्देश्य में क्या है? न्याय। न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। तो ऐसे प्रश्न बन सकता है कि न्याय में कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा कि धार्मिक नहीं है, और ऐसे ही यहाँ से पूछ लेता है। अगला है स्वतंत्रता, अगला समता, चौथा व्यक्ति की गरिमा, पांचवा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, और छठा है बंधुता। ये उद्देश्य है प्रस्तावना के। अगला है बेरुबारी संघवाद 1960 में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा प्रस्तावना उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, तो कोई परिवर्तन नहीं, भाग नहीं है। केशवानंद भारती और वर्सेस केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था बेरुवारी संघवाद में प्रस्तावना उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और केशवानंद भारती में वर्सेस केरल राज्यवाद में क्या था कि संविधान का भाग है प्रस्तावना, इसमें संशोधन किया जा सकता, परंतु मूल ढांचे में बदलाव नहीं होगा। नतीजा क्या निकला कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। मात्र एक बार संशोधन हुआ, उसमें 3 शब्द जोड़े गए। तो देखिए कि यहाँ से 3-4 प्रश्न बन गए कि 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। उसमें कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। और कौन कौन से जोड़े गए शब्द? वह है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। नोट है NA पालकी वाला प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को क्या कहा कि हमारे दीर्घकालिक सपनों का यह विचार है। ये कथन है, तो ये एज इट इज प्रश्न में पूछ लेता है कि यह किसने कहा। तो ये हमारा अध्याय पहला यहाँ पर अब समाप्त होता है। अगला अध्याय है दूसरा, ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप। पहला है कि भारत गांव का देश है, जिसमें 6 लाख प्लस गांव हैं। हमारे जो भारत में, उसमें शहरों से ज्यादा क्या है, 6 लाख प्लस गांव हैं। तो इसे भारत को गांव का देश। अगला क्या है, कृषि कार्य और गैर कृषि कार्य क्या है। कृषि कार्य गेहूं, चना, अरहर, मसूर, धान आदि ये कृषि कार्य के अंतर्गत आते हैं। गैर कृषि कार्य क्या है? बागवानी, डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन आदि, या टोकरी बनाना, सिलाई बढ़ाई का काम, लोहार एक्सेट्रा, ये सब गैर कृषि कार्य हैं। मध्यम वर्गीय किसान क्या है? जिन किसानों के पास जमीन 5 एकड़ यानी 8 बीघा होती है, उसे हम मध्यम वर्गीय किसान की श्रेणी में रखते हैं। खेती के साथ अन्य व्यवसाय भी हो, मुर्गी पालन करना या बैंक से लोन लेकर खेती करना या मजदूरों की सहायता लेना, तो यह मध्यम वर्गीय किसान कहलाते हैं। सीमांत किसान किसे कहते हैं? जिनके पास 1 एकड़ यानी 1.5 बीघा जमीन और कर्ज लेकर खेती करते हो या दूसरों के खेत में काम करते हो, उन्हें सीमांत किसान कहते हैं। अब क्या है बड़ा किसान? बड़ा किसान जिनके पास 15 एकड़ या 24 बीघा जमीन और आधुनिक उपकरण, ट्रैक्टर, थ्रेसर उपलब्ध हो उनके पास, कर्ज लेकर खेती नहीं करते हो, या और चावल मिल होती है, एग्जाम्पल कारखाना, चावल मिल
और ज़रूरत पर अनाज बेचते हो उन्हें हम बड़ा किसान कहते हैं। तो ये किसान की श्रेणियां हैं। एक और कृषक मजदूर, जिनके पास जमीन नहीं या नाम मात्र जमीन होती है उन्हें कृषक मजदूर कहते हैं। इनकी जीविका हेतु दूसरे के खेतों में काम करना, अन्य जगह मजदूरी भी करते हैं, ये गाय भैंस भी पालते हैं, इन्हें कृषक मजदूर कहते हैं। अब हमारा अगला अध्याय है तीसरा, शहरी जीवन यापन के स्वरूप। भारत में शहरों की संख्या 5000 से ज्यादा है। पहला, पटरी वाला व्यापारी, नाई की दुकान, अखबार विक्रेता या चादर विक्रेता या फुटपाथ पर छोटे मोटे जो दुकानदार होते हैं उन्हें पटरी वाला व्यापारी कहते हैं। अध्याय तीसरे में इतना ही था। अगला हमारा चौथा अध्याय है लेन देन का बदलता स्वरूप, माफ कीजिए। पहला पॉइंट है प्राचीन समय में जब सिक्कों का प्रचलन नहीं था तब लोग अपनी वस्तु की अदला बदली वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से करते थे। जैसे पहले सिक्के नहीं होते थे, उनका प्रचलन नहीं था, तो जैसे क्या कहते हैं, वस्तुओं की अदला बदली किस प्रकार होती थी। जैसे कि हमारे पास अगर गेहूं है और चावल चाहिए तो उसके बदले हम गेहूं दे के चावल ले लेते थे। तो इससे वो लोग उस समय क्या करते थे, प्राचीन समय में अपनी वस्तुओं की अदला बदली करते थे। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली के बोला भी जाता था। अगला है आखेटक काल क्या है। मनुष्य पशुओं की खाल और चमड़ा का प्रयोग मुद्रा के रूप में करता था, तो उसे उस समय आखेटक काल कहते थे। अब चरवाहा युग क्या है, अगला क्या है, चरवाहा युग। पशुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में, भाई उस समय देखिए वस्तुओं का विनिमय होता था, इसमें क्या है पशुओं की खाल और चमड़े का करते थे, और चरवाहा युग में पशुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में करते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि कृषि कार्य शुरुआत होने पर अनाज का प्रयोग मुद्रा के रूप में, जिसे वस्तु मुद्रा कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि वस्तु मुद्रा के बाद धातु मुद्रा का प्रचलन आया, जैसे लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी। फिर इससे उनका लेन देन होने लगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने। सबसे पहले अगर पूछे कि भारत में किसके सिक्के बने, तो ना सोना ना लोहा कुछ नहीं, सीधे चांदी के सिक्के बने थे भारत में सबसे पहले। शेर शाह ने रुपया नाम से चांदी का सिक्का चलाया था। अगला पॉइंट है कि मुगल काल में मुद्रा के मोहर चांदी का रुपया या तांबे का दाम चलता था। वर्तमान सिक्के एल्युमिनियम और निकल के बने होते हैं। जो आजकल के सिक्के होते हैं वह एल्युमिनियम और निकल के बने होते हैं। तो यहाँ ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं कि जो सिक्के हैं वो किसके बने हैं वर्तमान समय के। अगला पॉइंट है भारत में कागज के नोट छापने और जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक को है। इसमें एक पहला पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अब ये 2 पॉइंट आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 500 रुपए का नोट जारी करता है। और यहाँ पर सिर्फ 1 रुपए का नोट जो है वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है। अगला है प्लास्टिक मुद्रा, एटीएम और डेबिट कार्ड। ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा कि प्लास्टिक मुद्रा में क्या आता है, एटीएम और डेबिट कार्ड। अब हमारा अध्याय है 5, हमारी सरकार। सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए निश्चित पद्धति द्वारा शासन करती है। यह है सरकार की परिभाषा। अब सरकार के अंग क्या है? सरकार का अंग है विधायिका, जो कानून या नियम बनाने का कार्य करती है।
कार्यपालिका नियम अनुसार काम करवाती है, यानी कि काम करवाना। अब न्यायपालिका क्या है? विवाद अपराध होने पर मामले की जांच करना। ये तीनों सरकार के अंग हो गए। अगला पॉइंट है सरकार के स्तर। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार भारत देश में, राज्य सरकार जैसे बिहार राज्य हो गया, और स्थानीय सरकार क्या है? पटना जिला। तो ऐसे पूछ सकता है कि देखिए केंद्र सरकार भारत में, राज्य सरकार हो गई बिहार की, और वहाँ बिहार में जो स्थानीय सरकार हुई वो है पटना में। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? अगला पॉइंट है, और इसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट हुआ है तो इसे आप थोड़ा ध्यान से देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। पहला दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब छठा क्या है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। घोषणा प्रभावी थे 26 नवंबर 2019 को और 26 जनवरी 2020 को ये इसमें जुड़ गए। 8वां है दमन द्वीप एवं दादर नागर हवेली, एक में ये विलय हो गए। ठीक है, कब हुए? 26 नवंबर 2019 को। प्रभावी कब हुए? 26 जनवरी 2000। अगला है राजतंत्र। सारी शक्ति राजा में निहित होती है और शासन प्रथा वंशावली होती है, ये राजतंत्र में होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। मृत्यु उनकी हुई थी 1956 में। जन्म 14 अप्रैल 1891 में और मृत्यु 1956 में। अगला है टॉपिक हमारा, अंग्रेजी शासन द्वारा अशिक्षित महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था और गरीबों को मत। अंग्रेजी शासन में क्या था? जो अशिक्षित महिलाएं थीं और जो गरीब थे उनको मत देने का अधिकार नहीं था। 1931 में गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है केवल वही वोट दे सकता है और गरीब नहीं। तो ये कब कहा था? यंग इंडिया अपनी पत्रिका में गांधी जी ने 1931 में कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं को विश्व स्तर पर भारी आंदोलन करके मत देने का अधिकार मिला। 1902 में ऑस्ट्रेलिया, 1920 में अमेरिका और 1928 में इंग्लैंड और 1919 में भारत में अधिकार मिले। अगला अध्याय है स्थानीय सरकार, अध्याय 6। इस पहला पॉइंट है ग्राम पंचायत का गठन। एक या एक से अधिक गांव मिलकर, जिसमें ग्राम पंचायत में और 60,000 प्लस जनसंख्या हो, एक प्रधान व जो मुखिया होता है। ग्राम पंचायत कई वार्ड में विभक्त होते। वार्ड के प्रतिनिधि वार्ड सदस्य कहलाते हैं। जो ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं वो वार्ड सदस्य कहलाते हैं। अब उप मुखिया क्या होता है? मुखिया की अनुपस्थिति में जो कार्य करता है उसे उप मुखिया कहते हैं। चुनाव वार्ड सदस्य द्वारा होता है। सचिव व पंचायत सचिव क्या है? नियुक्ति सरकार द्वारा BSSC के द्वारा होती है, चुनाव द्वारा नहीं। BLO क्या है? अगला पॉइंट है BLO बूथ लेवल ऑफिसर। अगला पॉइंट है 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत अनुच्छेद 326 में संशोधन करते हुए मतदान करने के अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। पहले जो मतदान 21 वर्ष से लोग कर सकते थे, लेकिन अनुच्छेद 326 के संशोधन के तहत अब 18 वर्ष में
हम मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम पंचायत के निर्वाचन कार्य राज्य निर्वाचन आयोग करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं को सभी पदों पर 50% आरक्षण भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हल्का कर्मचारी को पटवारी लेखपाल कानूनगो कहते हैं। अगला है हिंदू अधिनियम धारा 2005 के तहत पिता की मृत्यु के बाद जमीन का बंटवारा बेटा बेटियों और मां को बराबर का हिस्सा मिलेगा। पहले क्या होता था, सिर्फ बेटों को मिलता था, पर अब बेटियों को भी हिस्सा मिलेगा हिंदू अधिनियम धारा 2005 के तहत। अगला क्या है कि नगरों का स्थानीय शासन क्या है। बड़े शहरों में प्रशासन कार्य नगर निगम करता है, छोटे शहरों में प्रशासन कार्य नगर परिषद द्वारा होता है और कस्बाई जो जिले इलाके होते हैं उसमें प्रशासन का कार्य नगर पंचायत करती है। नगर पालिका के स्तर। अगला टॉपिक हमारा है नगर पालिका के स्तर क्या है। नगर निगम सबसे बड़ा, मेयर या महापौर ये इसमें अध्यक्ष होते हैं। नगर परिषद में नगर पालिका अध्यक्ष होता है। नगर पंचायत में सबसे छोटा चेयरमैन होता है। अगला पॉइंट है पटना नगर निगम स्थापना 15 अगस्त 1952 में हुई। तो पूछ सकता है पटना नगर निगम की स्थापना आपसे। नेक्स्ट पॉइंट है कुल नगर निगम बिहार में कितने हैं, 19। सहरसा नवीनतम नगर निगम है। देखिए ये अपडेटेड क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि बिहार में जो कुल नगर निगम की संख्या है वो तो 19 है, पर जो नवीनतम नगर निगम है वो कौन है, वह है आपका सहरसा। नेक्स्ट पॉइंट है 1994 में सूरत में प्लेग फैला था। अगला अध्याय और हमारा अंतिम अध्याय है 7 सड़क सुरक्षा उपाय। तो देखिए इसमें कुछ सिंबल्स हैं, जैसे ऐसे पी बना होता है सर्कल के अंदर, आपने देखा होगा, और फिर एक ऐसी कट एक लाइन से उसके ऊपर से क्रॉस होती है। पार्किंग निषेध का मार्क होता है जिससे वहां पर नो पार्किंग इंडिकेट करता है, आप वहां पे अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं। फिर अगर पार्किंग की कोई डायरेक्शन बतानी है तो वहां पे ऐसा सिंबल बना होता है कि अगर दाहिने तरफ है तो दाहिनी ओर एरो होगा, लेफ्ट है तो लेफ्ट ओर, तो पार्किंग दाहिनी तरफ है, इसका ये एक सिंबल हो गया। जेब्रा क्रॉसिंग क्या है, किसके लिए होती है, पैदल यात्रियों को सड़क पार करना। और पीली बत्ती का क्या मतलब होता है कि सतर्कता के साथ आगे बढ़ें। तो हमारी क्लास 6 की SCRT सोशल साइंस यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप इसके लेवल को देख सकते हैं कि ये क्लास 6 में जितना भी बुक में इम्पोर्टेंट था वो सब कुछ आपको लिखा और आपके ही समझने लायक नोट्स तैयार किए गए हैं कि आप आसानी से समझ सकें। तो वीडियो को आप देखिए, पढ़िए, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपकी तैयारी में कोई रुकावट ना आ सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।